हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने कहा था पूरा पढ़ लेना, पढ़ लिया होगा। एक और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज XYZ Limited was amalgamated. XYZ Limited was amalgamated with the ABC Limited on account of the merger। मतलब वन कंपनी, अमालगमेशन का मतलब होता है मर्जर, मर्जर का मतलब होता है वन कंपनी मर्ज विद अनदर कंपनी। दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी फॉर्म कर लेते, ए या बी बिकम सी या ए मर्ज विद बी, एक ही बात है। वन कंपनी मर्ज विद अनदर कंपनी या दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं मर्जर या अमालगमेशन। ये तो मैंने समझा दिया, वैसे जिनको ऑलरेडी पता था अच्छी बात है। मर्जर अमालगमेशन मतलब दो कंपनी का मिलना। तो वन कंपनी XYZ Limited was merged with the another company, that is ABC Limited, on account of the merger amalgamation. Mr. X, a shareholder, received 10,000 shares of ABC Limited. Reason, क्योंकि जब XYZ ABC के अंदर मर्ज हो गई तो XYZ is no more। ये क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। तो जो XYZ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको किसके शेयर्स मिलेंगे? ABC के, क्योंकि XYZ मर्ज विद ABC। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? There are two companies, one is a XYZ, another is a ABC. XYZ merge with ABC। जब XYZ ABC के अंदर मर्ज हुई तो XYZ क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो XYZ के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको किनके शेयर्स मिलेंगे? XYZ के शेयर्स के बदले, ध्यान से, XYZ के शेयर्स के बदले किसके शेयर्स मिलेंगे? ABC के। और यदि आपको सप्लाई की डेफिनेशन याद हो, याद है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, और ए में अपन ने क्या पढ़ा था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज भी सप्लाई माना जाएगा। तो अब तुम्हें आंसर देना है कि यहाँ पे जो मर्जर हो रहा है और मर्जर की वजह से शेयर्स के बदले जो शेयर्स मिल रहे हैं, क्या ये सप्लाई है या नहीं? सबसे पूछ रहा हूं, इंडिविजुअली पूछ रहा हूं। जो बोलते हैं सप्लाई रेजिडेंस, जो बोलते हैं सप्लाई नहीं है रेजिडेंस, 1 2 3 4 5 6 सप्लाई। अब वापस आऊंगा मैं 7, ये बोलते हैं सप्लाई नहीं, बाकी स्टूडेंट्स का है। वापस एक बार क्वेश्चन पूछता हूं, जो बोलते हैं सप्लाई है 1 2 3 4 5 6, बाकी जो बोलते हैं सप्लाई नहीं है 1 2 3 4 5, और बाकी स्टूडेंट्स वापस से पढ़ते हैं। वन कंपनी मर्ज विद अनदर कंपनी, वन कंपनी मर्ज विद अनदर कंपनी, और मर्जर की वजह से मैं एक्स के पॉइंट से बात कर रहा हूं कि एक्स जिसके पास किसके शेयर्स हैं? XYZ के। तो XYZ के बदले किसके शेयर्स मिलेंगे? ABC के शेयर्स मिलेंगे। एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो? एक्सचेंज हुआ है। तो ये सप्लाई एक ही नहीं, जिन्होंने बोला है सप्लाई वापस रेजिडेंस। अभी सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों है सप्लाई? क्योंकि रीजन पूछना है मेरे को, क्यों सप्लाई है? क्योंकि एक्सचेंज है तो सप्लाई माना जाएगा। कुछ बच्चों ने और बोला था बेटा क्यों है सप्लाई? एक्सचेंज है इसलिए सप्लाई। अब कुछ बच्चों के जिन्होंने बोला सप्लाई नहीं है रेजिडेंस, बेटा तुम बताओ लास्ट में सप्लाई क्यों नहीं है? यदि हम सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, जीएसटी के पर्पज के लिए यदि हम बात करते हैं तो हम किसकी सप्लाई कवर करते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। और यदि आपको याद हो सिक्योरिटीज, ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज।
सिक्योरिटीज नई गुड्स है, नई सर्विसेज है, सिक्योरिटीज गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के अंदर कवर्ड नहीं होता। रीजन समझ में आया? तो इसलिए सप्लाई नहीं माना जाएगा नई गुड्स का, नई सर्विसेज का। वैसे सप्लाई की डेफिनेशन में एक्सचेंज कवर्ड है, ये बात सही है। आई रिपीट एवरीवन, सप्लाई की डेफिनेशन में एक्सचेंज कवर्ड है, लेकिन किसका? या तो गुड्स या सर्विसेज। और सिक्योरिटीज कभी भी गुड्स भी नहीं मानी जाती और सिक्योरिटीज कभी भी सर्विसेज नहीं मानी जाती, इसलिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, कंफर्म्ड। ये तो अपन रिवीजन कर रहे थे। जितने कंसेप्ट हमने पढ़े, मेनली 2 कंसेप्ट हमारी क्लास के अंदर अच्छी तरह कवर हो गए। सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा और सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यदि अपन ने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में, पढ़िए ना बेटा। जो अपना क्लोज नंबर ए, यदि आपको याद होगा, अभी मैंने बताया क्लोज नंबर ए के अंदर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, एक तो रिक्वायरमेंट है कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, बहुत ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि बिजनेस किसको बोला गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्योंकि यहाँ पे जगह जगह यूज आता है कि बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या है, और क्लोज नंबर ए के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एज पर सेक्शन 2 क्लोज 17, बिजनेस एज पर सेक्शन 2 क्लोज 17 इंक्लूड। बिजनेस का मतलब क्या है, आंखें खोल के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग। ट्रेडिंग समझ में आता है खरीदना और बेचना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, माल बनाकर बेचना। प्रोफेशन, एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स। वोकेशन, बता दो। वोकेशन, खाना बनाना, डांस करना, जो मुझे नहीं आता। तो ऐसे है ना, मैं एक्टिंग कर रहा हूं लेकिन देखना नहीं। हाँ, क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वोकेशनल मतलब जो आपके इंटरेस्ट की वजह से, जिसका कोई प्रॉपर कोर्स नहीं है, लोगों ने कोर्स बना दिया। खाने में कौन है फेमस? संजीव कपूर। संजीव कपूर भी खाने में शायद फेमस है ना। 1-2 लोग और हैं जो बहुत फेमस है, उन्होंने कई क्लासेस नहीं ली। आज की दुनिया उनसे क्लासेस ले रही है, बात अलग है, लेकिन जिन जो सिखा रहे हैं, जो टॉप लेवल पे पहुंच गए, बाय इंटरेस्ट। ऐसे नहीं अपन यहां पे बैठ के पढ़ते हैं, वो नहीं होता, प्रोफेशन में होता है। प्रोफेशन में कोई बोले सर मैं तो बॉर्न डॉक्टर हूं, भैया फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बॉर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने बॉर्न कंपनी सेक्रेटरी हूं, ऐसे थोड़ी होता है भैया। आपको लो पढ़ना पड़ेगा क्या होता है बॉर्न, लेकिन वोकेशन में होता है, लोगों का इंटरेस्ट होता है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, 3 साल के बच्चे होते हैं, ऐसा डांस करते हैं, वाह यार क्या डांस करते, क्या स्टेप्स करते, क्या क्या चारों समझ में आ गया। और वोकेशन और प्रोफेशन में यही डिफरेंस है। एडवेंचर आपको समझ में आता है, एडवेंचर जो आपकी एक्टिविटीज होती है वो भी आजकल लोग चार्जेस लेते हैं, आपको पता है। तो वेजर या एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट क्या है, वेदर और नॉट इज इट फॉर ए पिक्यूनियरी बेनिफिट। सर पिक्यूनियरी का यहाँ पे जो मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो। यदि आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो, माल खरीदने की, बेचने की, या कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, या कोई भी माल बनाकर बेचना, या कोई भी प्रोफेशनल, या कोई भी वोकेशन, या कोई भी एडवेंचर, ये जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे मॉनेटरी बेनिफिट हो या नहीं हो, बिजनेस माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पॉइंट, ये जो भी आपकी ट्रेडिंग है, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो भी आपका प्रोफेशन है, ये जो भी आपका वोकेशन है, इनकी एंसिलियरी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? इंसिडेंटल और एंसिलियरी टू द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन द क्लोज नंबर ए।
यदि आपने कोई भी माल बनाया तो जितना इंपॉर्टेंट माल की क्वालिटी नहीं होती उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब कोका कोला। तुम डर गए कि उनको क्या बोलने वाला हो, पता तो था तुम लोगों को, पता था ना सर, एकदम से क्लिक नहीं है सर, आप कुछ मजेदार बात बोलने वाले होंगे। मजेदार थोड़ी बातें करता हूं, गप्पे मारने के लिए आता हूं, मैंने इतनी बार बोला। माइंड में सेट कर दिया, ठंडा मतलब नींबू सेकेंडरी होता है यार। डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, लड्डू होता है यार। मीठा क्या होता है, पुराने जैसे हम जैसे पुराने लोगों से बात करो, तुम तो लड्डू पसंद नहीं होगा भैया, हम तो लड्डू पसंद है भैया। जो गांव वाले होंगे सर लड्डू तो लड्डू लड्डू होता है। डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, क्या किया जा रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, दाने दाने में केसर का था। तो क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बात? मतलब ये कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया, बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज का काम है भैया, आपके प्रोडक्ट को ऐसे मार्केटिंग करेंगे। आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्रोडक्ट है आपके जो डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे, उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय। देखना अलग अलग कंपनीज के नाम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसी और की है लेकिन मार्केटेड बाय एनी अदर कंपनी। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी अच्छी कंपनीज बर्बाद हो जाती है यदि मार्केटिंग नहीं हो तो। एवरेज प्रोडक्ट भी टॉप पे आ जाता है यदि मार्केटिंग बढ़िया हो तो। बहुत सारे फैक्टर है, यदि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको समझ में आ गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेडिंग है, माल खरीदना और बेचना, जो आपके रिटेलर होलसेलर है वो तो बिजनेस है ही, लेकिन जो आपको समझ में आ गया होगा इनसे कनेक्टेड, किनसे कनेक्टेड? ट्रेडिंग, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या जरूरी बेटा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे आपकी जो मोबाइल इंडस्ट्री है, आपका फॉर एग्जांपल कौन सी इंडस्ट्री होगी? कार इंडस्ट्री है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है R&D, इनोवेशंस। जब तक कुछ नया नहीं करोगे, कुछ बेटर नहीं करोगे भैया, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। पहले लोग बोलते थे बेटा एक बार साइड में होना, साइड में होना, फोटो लेनी है मेरे को, तुम बीच में आ गई। आजकल मोबाइल से फोटो खींच लो, बाद में तुम्हें हटा देंगे। AI जिंदाबाद। आजकल आता है ना AI इरेजर, मोबाइल के अंदर ही आता है इनबिल्ट। पहले तो हटाना पड़ता था, प्लीज साइड साइड साइड, कोई साइड नहीं करना। क्या किया जा रहा है जैसे, मतलब इनोवेशंस। तो मतलब आप जो भी फॉर एग्जांपल ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग तो बिजनेस है ही, इनसे कनेक्टेड इंसिडेंटल और जो भी आपकी फॉर एग्जांपल एंसिलरी एक्टिविटीज है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, लाइक मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है भैया मार्केट में सबके काम करने का तरीका अलग है। क्या बोला मैंने? मार्केट में सबके काम करने का तरीका अलग है। कुछ लोग बोलते हैं भैया वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कुछ बोलते हैं वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भैया मुझे करोड़ का माल बेचना है, कुछ बोलते हैं भैया एक माल बेचना है लेकिन वही करोड़ का। जैसे कोई प्रॉपर्टी का ब्रोकर बोलता है भैया मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी में डील ही नहीं करता। यदि किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान खरीदना है, मेरे से बात मत करना। हम तो डायरेक्टली 500 करोड़ के ऊपर की जो डील होती है उसमें डील करते हैं। पर एक ट्रांजैक्शन 1 साल में हो जाए, काम हो जाता है हमारा। तो क्या क्या सर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मार्केट में सब तरीके के लोग हैं। कुछ लोग बोलते हुए कोई भी काम आए, 2 रुपए का भी काम आए तो ले लेते भैया, काम तो काम होता है, हमें बिल्कुल फ्री नहीं होना। क्या क्या सर, बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन कितनी करते। बहुत सारे बिजनेसेस है आजकल, तो लोगों ने क्या किया, बिजनेस कॉमर्शलाइज होने की वजह से बाकी प्रोडक्ट में भी स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गन्ने का जो बिजनेस है, आपका फॉर एग्जांपल गजक का जो बिजनेस है, गजक का बिजनेस कितने महीने होता है? 12 महीने? ना 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 ना, 3 महीने 4 महीने। अब रिसेंटली उन लोगों ने क्या कर दिया, साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया, नाना वाला और जो भी आप फॉर एग्जांपल वो बोलो, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके खर्चे नहीं निकलते। लेकिन पहले की बात करो तो भैया जो बहुत सारे बिजनेस ऐसे ही होते थे, जो क्या होते हैं, साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, जो 3 महीने 4 महीने 5 महीने होते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है कि जो भी एक्टिविटीज पॉइंट नंबर ए में जो आप कवर कर रहे हो, वेदर और नॉट देयर इज ए वॉल्यूम,
फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप पूरे 12 महीने करो तभी बिजनेस माना जाएगा, यदि इरेगुलर है तो भी बिजनेस माना जाएगा। रेगुलरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, कंटिन्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। चाहे एक ट्रांजैक्शन हो या 1000 ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन? मैंने कहा था जनरल पॉइंट है, सिर्फ रीड करना है अपने को। पॉइंट नंबर 4, समझना मेरी बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मेरा काम है कोचिंग का इंस्टीट्यूट चलाना, सी और CS का, ठीक है ना बेटा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी का जो मैं इंस्टीट्यूट रनिंग कर रहा हूं, राइट, कौन सा इंस्टीट्यूट? सी और CS का। तो इसके रिगार्डिंग मेरा काम क्या है, मेरा बिजनेस क्या है? कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मुझे पूरा सेटअप करना पड़ेगा बिजनेस का, लाइक रूम्स सब अरेंज करने पड़ेंगे, प्रोजेक्टर, कैमरा, ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, AC, ये पूरा सेटअप डालना पड़ेगा। तो यदि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, ये भी बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। मतलब आपका जो बिजनेस है कोचिंग की सर्विसेज, वो तो बिजनेस है ही, लेकिन बिजनेस को कमेंस मतलब स्टार्ट, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यदि आप कोई कैपिटल गुड्स यदि परचेज करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और फ्यूचर के अंदर आपको कैपिटल गुड डिस्पोज ऑफ भी करने पड़ते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या पुरानों को बेचना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो जो भी कैपिटल गुड्स का डिस्पोजल होता है या कैपिटल गुड्स का जो भी परचेज होता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अपन यहां पे ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर क्या क्या कवर्ड होगा। पॉइंट नंबर D, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट। यदि आप बिजनेस को यदि स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं वो भी बिजनेस माना जाएगा। और जब बिजनेस को आप क्या करोगे, क्लोज मतलब बंद, तो यदि आप बिजनेस को यदि बंद करते हो उस समय जो कैपिटल गुड्स को डिस्पोज ऑफ करते हो वो भी क्या माना जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब जो आपका बिजनेस है कोचिंग की सर्विसेज, वो तो बिजनेस है ही, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए जो कैपिटल गुड्स खरीदे गए और बेचे गए वो भी बिजनेस है। कितने पॉइंट हो गए? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया था, यदि आपको याद हो, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1AA, यदि कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई अमाउंट चार्ज करके यदि कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये फैसिलिटी क्या मानी जाएगी? सप्लाई। यस और नो? इसमें मैंने नाम बताया था, लाइक रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, जैन सोशल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप, एसोसिएशन और क्लब्स बने हुए हैं। ये क्लब, ये एसोसिएशन, ये सोसाइटी, ये मेंबर से क्या करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं, उनको क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या माना जाएगा? बिजनेस। क्या माना जाएगा? बिजनेस। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? सोसाइटी में भी होता है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग सोसाइटी होती है ना, जहां पे 500 फ्लैट होते हैं, 800 फ्लैट होते हैं, तो वहां पे सोसाइटी क्या करती है, जितने भी फ्लैट मेंबर होते हैं वो सब सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और वो सोसाइटी हर मेंबर से 5000, 8000 और 10000 जो भी पर मंथ अमाउंट चार्ज करती है उसके बदले फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लाइक लिफ्ट का मेंटेनेंस, लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का मेंटेनेंस, लाइक फॉर एग्जांपल वहां पे जो भी ये स्विमिंग पूल होता है बाकी उसका मेंटेनेंस करना, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी को मैनेज करना, लॉट ऑफ थिंग्स। और बहुत बार दिवाली होली पे पार्टी करना, न्यू ईयर पे पार्टी करना, संक्रांति सेलिब्रेट करना, ये सब क्या होता है, कॉमन फंड से होता है। क्या क्या सारा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन मीन प्रोवाइडिंग बाय क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी या एनी अदर बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन फॉर द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू हिज मेंबर्स। और ये सप्लाई भी माना जाता है और बिजनेस ट्राई, कोई डाउट? और हमारे लिए बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करना, हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सप्लाई, लेकिन बार बिजनेस की डेफिनेशन एक बार पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर F, आप किसी भी रिजॉर्ट में जाते हो, वाटर पार्क के अंदर जाते हो, पूनो गेम्स जोन, बहुत सारे गेम्स जोन बने हुए हैं,
तो गेम जोन में क्या होता है, कभी कोई गेम जोन में गया है? क्या होता है? 200 रुपए लगेंगे 1 घंटे के, जो भी उनका सिस्टम होता है। नंबर ऑफ चांसेस, मतलब जैसे आप प्रीमाइसेस में एंटर करते हो वो दे चार्जेस सम अमाउंट। रिजॉर्ट में 1000 रुपए। मूवी थिएटर, जैसे मूवी थिएटर में एंटर किया हमारे बंदा बोलता है रुको भैया टिकट दिखाओ, 250 रुपए का टिकट। तो किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए, क्या बेटा, किसी भी प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए एडमिशन पे, चाहे वो पिंक पर्ल हो, चाहे वो डायनासोर पार्क हो, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल इमेजिका हो, या फॉर एग्जांपल आपका कोई भी रिजॉर्ट हो, या कोई भी फॉर एग्जांपल वाटर पार्क हो, तो यदि किसी प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए एडमिशन के लिए यदि कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस, धंधा। समझ में आई बात बेटा? पॉइंट नंबर एफ में कोई डाउट? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर जी। Services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of pursuance of his trade, profession or vocation. क्या कंसेप्ट है ये, समझाता हूं। आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपका क्या बिजनेस है? ज्वेलरी का बिजनेस है। आपका फॉर एग्जांपल कोचिंग का बिजनेस है, आपका फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस ले लो, जो भी आपको समझ में आता है, कपड़ों का बिजनेस। यदि कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा घर की बातें सुनने में, और यदि पेरेंट्स यदि बिजनेसमैन है, तो आपने देखा होगा जो ज्वेलरी के बिजनेसमैन है, जो प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन है, इनके क्या होते हैं? एसोसिएशन बनी हुई होती है। क्या बनी होती है? क्यों? इसलिए कि फॉर एग्जांपल कभी जयपुर से सारे ज्वेलर्स को बंद कर दिया, या ज्वेलर के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग टैक्स लगा दिया, तो ज्वेलर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई बंदा होना चाहिए, भैया हमारी मांग की सुनो। समझो, गवर्नमेंट हर बंदे से थोड़ी बात करेगी, हेलो ज्वेलर्स आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो भैया उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जनरली क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस करते हो, तो हमेशा बिजनेस के अंदर यदि आप देखोगे तो एरिया वाइज भी और बिजनेस वाइज भी, जोड़ी बाजार की अपनी एसोसिएशन बनी हुई है, चौरास्ता की अपनी एसोसिएशन बनी हुई है, वो तो एरिया वाइज हो गई, जैसे जोड़ी बाजार के हितों का ध्यान रखा जाएगा। और एक अलग एसोसिएशन होती है जो बिजनेस के लिए होती है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना अलग है। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशन के अंदर आगे जितने भी आप बिजनेस की बात करोगे ट्रेड के अंदर, लाइक कपड़ों वालों की अपनी एसोसिएशन बनी हुई है, जिसे बोलते हैं टेक्सटाइल रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ध्यान रखते हैं। रियल एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं, बराबर बोलते हैं ना, ये रियल एस्टेट के बिजनेस के प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है। व्यापार महासंघ, यदि आपने कभी वर्ड सुन रखे हो, व्यापार महासंघ का अध्यक्ष। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो ध्यान रखना होता है। क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, ऐसे में क्या होता है कि जब आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो गवर्नमेंट सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ पाबंदी लगा दे, तो जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अब जब ग्रुप बना लेते हैं तो ग्रुप के अंदर प्रेसिडेंट भी चाहिए होता है, सेक्रेटरी भी चाहिए होता है, तो आप कोई पोस्ट होल्ड करते। तो यहां पे यही है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस। मतलब जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उसके अंदर यदि आपने कोई पोस्ट होल्ड कर रखी है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो पोस्ट होल्ड की जा रही है दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस। क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, समझ में आ रही मेरी बात सबको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपको समझ में आएगा, रेस क्लब। जयपुर में तो देखने में नहीं आता, लेकिन बहुत सारे एरियाज है जहां पे और रेसेस अलाउड है। अलाउड है ना? कहां पे? मैसूर, हैदराबाद। तो फॉर एग्जांपल जो भी रेस क्लब होते हैं, तो जो रेस क्लब है और रेस क्लब के अंदर जो बुक मेकर है, जिसका काम है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज करना पूरी की पूरी रेसेस, तो जो रेसेस को ऑर्गेनाइज करने में क्या होता है? अमाउंट कलेक्ट करना, जिसे बोलते हैं बुकी। ये बहुत बड़ा बुकी है, कभी सुनाओ मूवीज में। तो सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो यहां पे यही है कि जो भी रेस क्लब है और रेस क्लब के रिगार्डिंग जो भी फॉर एग्जांपल बुक मेकर है, जो भी बुकी है, जो पूरा का पूरा रेस को ऑर्गेनाइज करता है, अमाउंट को कलेक्ट करता है, जीतने वाले को पैसा देता है, हारने वाले को भगा देता है। क्योंकि आपको पता है बैटिंग करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है? बिजनेस का पार्ट है। रेस क्लब भी क्या है? रेस क्लब या बुकी, जो भी आप बोलते हो, बुक मेकर, ये सब क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ
बिजनेस। पॉइंट नंबर आई, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी यदि कोई एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन की जाती है वो भी बिजनेस माना जाएगा। लेकिन सप्लाई नहीं माना जाता इफ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है, ट्रांजैक्शंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की, वो सारी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बिजनेस का पार्ट मानी जाएगी, बिजनेस मानी जाएगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट? अभी अपन ने क्या पढ़ा? बिजनेस। एक बार डिफाइन करना, एक बार आपको रीड करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, जब हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो बिजनेस वर्ड तो आया ही था, साथ में एक वर्ड आया था कंसीडरेशन। आपको याद भी होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए कंसीडरेशन जरूरी है, डबल ए कंसीडरेशन जरूरी है, बी कंसीडरेशन जरूरी है। ओनली जो सी में कितनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन? सी 7। जहां पे कंसीडरेशन नहीं भी है तो सप्लाई माना जाएगा। अब पॉइंट आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, तुम में से कोई लप्पा मार सकता है कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। इजी लैंग्वेज में आप बोलो तो आप क्या बोल सकते हो? बदले में कुछ देना। क्यों देना? जैसे सामने वाला सप्लाई करे, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा दो पार्टीज होती है। जब भी आप सप्लाई की बात करोगे तो दो पार्टीज होगी। कौन कौन सी दो पार्टीज होगी? अभी आवाज नहीं आ रही। वन इज, आवाज नहीं आ रही, वन इज सप्लायर एंड सेकेंड इज रेसिपिएंट। तो ये सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की, किसकी बेटा? गुड्स या सर्विसेज। तो सप्लायर के द्वारा यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया जाता है उसके कनेक्शन में, किसके कनेक्शन में? सप्लायर ने जो भी गुड्स या सर्विसेज दी उसके कनेक्शन में, उसकी वजह से रेसिपिएंट जो भी मनी या जो भी काइंड, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है ओनली मनी के फॉर्म में हो, कंसिडरेशन में भी इन काइंड। तो रेसिपिएंट के द्वारा जो भी मनी दी जाती है, जो भी काइंड में जो भी प्रोवाइड किया जाता है, किसकी वजह से? सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो सप्लायर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से जो भी रेसिपिएंट मनी प्रोवाइड करता है या काइंड प्रोवाइड करता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं उसको अपन? कोई डाउट टू एनीवन? तो कंसिडरेशन मीन्स अंडर सेक्शन 2 क्लोज 31, सेक्शन 2 क्लोज 31 ऑफ CGST एक्ट 2017 in relation to supplies of goods, services or both. One is the supplier, second is the recipient. तो सप्लायर ने जो भी गुड्स सर्विसेज सप्लाईज की इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूस, इंड्यूस मतलब एनकरेज करना। बहुत बार होता भी है ना, आप सामने वाले को बोलते भैया ये काम कर देना, सामने वाला बोलता है बहुत बिजी हूं, 500 दूंगा, अभी बता क्या करना है? क्या क्या चलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? घर में देख लो, जाके पानी का एक गिलास लाना, नहीं लाऊंगा, टॉफी मिलेगी अभी लाता हूं। मेरे 2 बच्चे दोनों नालायक, बिना टॉफी के काम ही नहीं करते। मैं क्या कहना चाह, एनकरेजमेंट क्या बेटा? तो एनकरेजमेंट में जो भी दिया जा रहा है इंड्यूस करने के लिए, क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सप्लायर ने जो भी गुड्स या सर्विसेज जो सप्लाईज की, उस सप्लाईज के रेस्पेक्ट में बोलो या रेस्पॉन्स में बोलो या उसको इंड्यूस मतलब एनकरेज करने के लिए रेसिपिएंट के द्वारा जो भी मनी या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट दे। मैं किसको पढ़ा रहा हूं? तुम्हें। फीस तुम दे रही हो बेटा, फीस तुम दे रही हो ना? पापा दे रहे, तुम थोड़ी कमाती हो, तुम्हारी बेटा ये कमाती ना। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? यदि तुम में से कोई कमाता हो तो रेसिपिएंट भी पे कर सकता है।
और जरूरी नहीं कि रेसिपिएंट दे तो रेसिपिएंट का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर्सनल मैटर है बेटा, तो उसका बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, गार्जियन हो गया, नेबर हो गया, दुश्मन हो गया, दुश्मन क्यों देगा पता नहीं, जो भी दे रहा है मतलब, समझ में आ रही बात बेटा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो कौन है, इंपॉर्टेंट है कोई भी दे, तो कंसिडरेशन रेसिपिएंट दे या एनी अदर पर्सन दे वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज दिए, क्या बेटा, सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड की है उसके कनेक्शन में, उसके रेस्पॉन्स में, और इसको इंड्यूस करने के लिए जो भी अमाउंट, जो भी मनी या जो भी अदरवाइज रेसिपिएंट के द्वारा या एनी अदर पर्सन जो भी प्रोवाइड करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में ओनली वो अमाउंट नहीं आएगा जो रेसिपिएंट देगा, कंसिडरेशन में वो भी आएगा जो एनी अदर पर्सन भी देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, मान लो, तो यदि किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है तो क्या हुआ, किसी गार्जियन ने पेमेंट कर दिया, किसी नेबर ने पेमेंट कर दिया, किसी एनजीओ ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ भी क्या करती है, काम करती है। यदि कोई स्टूडेंट यदि कैपेबल नहीं होता पेमेंट करने के लिए तो बहुत बार हमारे पास चेक आता है एनजीओ का, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम कैपेबल नहीं है सर, आपके एनजीओ का आएगा सर, एनजीओ को आप व्हाट्सअप करके बता देना कि इतना पेमेंट है, तो एनजीओ पूरा पेमेंट दे देता है, तो पेमेंट बच्चे ने नहीं दिया, लेकिन एनजीओ ने भी किसके कनेक्शन में दिया, उस बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव सेकंड मॉड्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट के द्वारा पे की जाए, तो कंसिडरेशन रेसिपिएंट भी दे सकता है, कंसिडरेशन एनी अदर पर्सन भी दे सकता है, और कंसिडरेशन मींस जो भी मनी या जो भी अदरवाइज प्रोवाइड की जा रही है सप्लायर के द्वारा जो सप्लाईज की गई है। कोई डाउट? और एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इसे को ग्रामर के अंदर कन्वर्ट कर लो, डेफिनेशन बन जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे लिए लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल पूरी लैंग्वेज क्रिएट कर देता है। सेक्शन 2 क्लोज 31, कंसिडरेशन मींस इन रिलेशन टू सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंक्लूड एनी पेमेंट, क्या वर्ड है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, वाई in respect of response to or for inducement of the supplies, कौन दे रहा है पेमेंट, whether by the recipient or whether by any other person। कोई डाउट? और चाहिए पेमेंट कौन दे बेटा, एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन मतलब तुम्हारे नेबर, तुम्हारे गार्जियन, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनजीओ, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई सब्सिडीज यदि प्रोवाइड की जाती है वो इंक्लूड नहीं होगा। ये गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, एक तो आपको ऑलरेडी पता है जो होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, गवर्नमेंट सोलर पैनल के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो यदि सोलर पैनल के लिए कोई सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, ईवीज के लिए कोई सब्सिडीज दी जा रही है, तो बहुत बार गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया आपको ओनली कस्टमर से कितना चार्ज करना है, 5000 रुपीज, बाकी हम क्या करेंगे, हम आपको कंसिडरेशन पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना भी अमाउंट सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, क्या बेटा, जितना भी अमाउंट सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है वो वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। आई रिपीट, फॉर एग्जांपल देयर इज ए सप्लायर, यदि सप्लायर ने कोई भी गुड्स यदि या सर्विसेज यदि प्रोवाइड की ए को, ए ने फॉर एग्जांपल कितना अमाउंट पे किया, ए ने फॉर एग्जांपल अमाउंट पे किया 1 लाख रुपीज, और गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जा रही है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज, तो सप्लायर को टोटल अमाउंट कितना मिला, आवाज नहीं आ रही, 1.5 लाख रुपया। सप्लायर को कितना अमाउंट मिला, लेकिन ओनली 1 लाख रुपीज कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, ये कंसिडरेशन नहीं आएगा। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है रेसिपिएंट दे, एनी अदर पर्सन भी इंक्लूड होगा, लेकिन गवर्नमेंट, क्या बेटा, यदि गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई भी सब्सिडी रिसीव की जाती है तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं है, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं, ये याद रखना पड़ेगा।
एनजीओ यदि कोई सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू में ऐड होगा, वो कंसिडरेशन है किनका, एनजीओ का, लेकिन नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. But shall not include, very important, but shall not include any subsidies provided by central government or state government. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यदि कोई भी सब्सिडीज यदि प्रोवाइड करता है, कोई भी अमाउंट पे करता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास. आगे कंटिन्यू करूं. अभी हमने बात की, जरूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो ओनली मनी के फॉर्म में हो, अदरवाइज हो. तो अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज कोई एक्टिविटी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ए टीचर है, इसने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, बोला फीस नहीं लेंगे. क्या नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जिसका बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है ना, वो ब्रोकर है. क्या है, प्रॉपर्टी के ब्रोकर. और उन्होंने क्या किया, बढ़िया सी प्रॉपर्टी दिलवा दी खरीदने के लिए या रेंट पे. अब आपको पता है ब्रोकर क्या लेता है, तो कमीशन नहीं लिया. तो ब्रोकर ने अपना कमीशन नहीं लिया और इधर टीचर ने क्या किया, फ्री में पढ़ा दिया. क्या रियल में फ्री में पढ़ाया, भैया कमीशन भी तो नहीं ले रहा ना सामने वाला. क्या क्या सारा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है. तो टीचर के द्वारा जो भी फॉर एग्जांपल कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट के पापा ने जो स्टूडेंट को पढ़ाया गया उसके कनेक्शन में इन्होंने क्या किया, बड़ी सी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं, उसमें प्लेट बिकवा दिया एज ए ब्रोकर. तो कमीशन चार्ज नहीं किया. तो ये जो माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा. मतलब आपस में क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया. क्या हो गया, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट. क्योंकि मैंने क्या बोला, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कोई मनी फॉर्म में हो. मनी का मतलब क्या हुआ, ओनली मनी. और मनी के अलावा अदरवाइज, अदरवाइज के अंदर काइंड भी इंक्लूड होता है, कोई एक्ट भी इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट या रेसिपिएंट के बिहाफ पे जो भी पेरेंट्स है, गार्जियन है या स्टूडेंट के पापा है, तो उन्होंने कोई एक्ट किया. एक्ट मतलब प्रॉपर्टी दिलवाई एज ए ब्रोकर. तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंसेस in respect or response or inducement by the recipient or any other person, whether by the recipient or any other person, but shall not include. क्या इंक्लूड नहीं करता, any subsidy given by the government. I think clear to everyone. यदि अपन ए और बी दोनों के मर्ज कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिपिएंट के द्वारा या रेसिपिएंट के बिहाफ पर कोई भी पर्सन मनी या काइंड या कोई भी एक्ट जो भी प्रोवाइड करता है उसका मॉनेटरी वैल्यू आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा. लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगी. कंफर्म. एक इंपॉर्टेंट बात, दो लोग हैं, एक का नाम है सप्लायर और एक का नाम है रेसिपिएंट. ये सप्लायर क्या करता है, प्रोजेक्टर रेंट पे देता है. क्या देता है बेटा, तो रेसिपिएंट सप्लायर के पास आया, बोला कोई मैचेस देखने या मूवी देखनी, तो बोला प्रोजेक्टर किराए पे ले आते हैं. क्या ले आते हैं बेटा, घर तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, तो प्रोजेक्टर को लगाएंगे और घर पे देखेंगे, मजा आएगा. तो बोला भैया प्रोजेक्टर रेंट पे दे दो. तो ये सप्लायर प्रोजेक्टर ऑन रेंट, रेंट पे दे रहा है. बोला रेंट लगेगा 500 रुपीज पर डे के हिसाब से. मतलब आप ले जाओ, 500 रुपए का किराया लगेगा एक दिन का. ये 4 दिन बाद लेके आऊंगे तो 2000 पे करना पड़ेगा. कल तक भी दोगे तो चलेगा, दोपहर तक दे देना, रात में 2 बजे थोड़ी देने आऊंगे. तो एक दिन का रेंट कितना लगेगा मेरा, चार्जेस कितने, 500 रुपीज पर डे. तो सप्लायर जब रेसिपिएंट को ये प्रोजेक्टर रेंट पे देगा तो बोला रुक, 500 रुपए का किराया है लेकिन 500 रुपए भी नहीं देंगे तेरे को. $5000 की पहले सिक्योरिटी. प्रैक्टिकल देख लो, तुम में से कोई कभी किराए पे कुछ गया हो
कुछ बच्चे बोले सर यहाँ पे जयपुर में भी एक्टिवा रेंट पे मिलता है, तो यदि एक्टिवा जयपुर में भी रेंट पे मिलता है तो यदि 200 रुपए का रेंट है तो 200 रुपए में नहीं मिलती, आपको कुछ अमाउंट प्लस आपका आधार कार्ड देना पड़ता है उनको। भाई पूरी एक्टिवा लेके भाग जाओगे तुम तो मतलब जो भी ले रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे अब समझना बात ध्यान से। फॉर एग्जांपल सप्लायर बोलता है प्रोजेक्टर रेंट पे ले लो, प्रोजेक्टर रेंट पे ले लो, तो ये प्रोजेक्टर रेंट पे दे रहा है। तो प्रोजेक्टर रेंट पे देने के लिए इतने सिक्योरिटी का कितना अमाउंट रिसिप्ट किया? 5000 रुपीज। कितना अमाउंट रिसिप्ट किया? कितना अमाउंट आया? रेंट 500 रुपए पर डे का है, लेकिन एक बार कितना अमाउंट आया? 5000 रुपया, 5000 रुपीज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंसिडरेशन है वो 5000 है, 4500 है, 5500 है या 500 है? सप्लायर ने प्रोजेक्टर रेंट पे दिया, बोला दे दे 5000 रुपया दे दे, तो 5000 रुपया जेब में डाला और प्रोजेक्टर को रेंट पे दे दिया, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन 5000 रुपया का है या 4500 का है या 5500 का है या 500 का है? आवाज नहीं आ रही? मैंने पहली क्लास में कहा था कि मैं गप्पे मारने में पूरा बिलीव करता हूं। जितना ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिकल होंगे तुम प्रोविजन बनाने लग जाओगे। इसे बोलता हूं पढ़ने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आवाज नहीं आ रही? 5000 वाले रह जाए, ऐसे पता नहीं चला कौन क्या क्या बोल रहे हैं। 5000 वाले कोई यही नहीं। 4500, 5500, 500, ऑलमोस्ट पूरी क्लास बिल्कुल सही है भैया। 5000 जेब में आया तो सिक्योरिटी है ना रे भैया, तो अप्लाई नहीं कर सकता रे भैया, तुझे वापस से देना पड़ेगा ना। रिफंडेबल है वो, क्या है? रिटर्नेबल है। क्या है बेटा? वो रिफंडेबल है, वो रिटर्नेबल है, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। सप्लायर नहीं बोल सकता चलो 5000 रुपीज आया, चल दारू पी लेते हैं 5000 की, अब पी मत लेना, कल तेरे को देना पड़ेगा रे भैया। क्या करो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बचपन के दिन ताजा कर लेते हैं। बचपन के दिन तुम्हारे तो नहीं थे, मेरे तो थे, क्योंकि हम बचपन के दिन में क्या करते थे? बुक्स पढ़ा करते थे। आजकल तो इंस्टाग्राम आ गया, ये तो सब खत्म कर दिया इसने, मोबाइल पे गेम खेलते थे। हमारे जमाने में हम से बुक्स ही पढ़ते थे, कॉमिक बुक्स आती थी बहुत सारी, नागराज, अर्जुन, वो चाचा चौधरी, यदि आपने नाम सुन रखा हो, ये तो नाम सुना है तुमने, ये ना। तो बहुत सारी कॉमिक बुक्स आती थी, हम तो बचपन में सिर्फ यही पढ़ते थे, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक। और क्या करें, गर्मियों के अंदर और कोई काम ही नहीं था। तो समझना बात, यहाँ पे सप्लायर है, रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट तुम अपने को ले लेना। ये सप्लाई कौन क्या देता है? ये किताबें रेंट पे देता है। क्या देता है बेटा? हेलो, क्या देता है बेटा? तो ये फॉर एग्जांपल चंपक, ये कॉमिक बुक्स है, कभी पढ़ी हो किसने? तो ये सप्लायर चंपक क्या करता है? ये रेंट पे देता है। किसको? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट का नाम है ए। रेंट लगेगा 10 रुपीज पर डे। मैंने जब पढ़ा था उस समय में 1 रुपया 2 रुपए रेंट दिया करते थे। वंस अपॉन ए टाइम, आज से 25 ईयर्स पहले की बता रहा हूं, मिनिमम 25 ईयर्स नहीं, 30 ईयर्स पहले, 30 या 32 साल पहले की बता रहा हूं। उस समय हम लोग 1-2 रुपए का रेंट देते थे, तो आज शायद 10 या 15 रुपए का रेंट पे आपको बुक मिल जाती होगी। कॉलेज की बुक भी तो आप रेंट पे लेके आते हो। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे फॉर एग्जांपल ये वाली जो बुक्स होती है लंबे पीरियड के लिए नहीं होती, ये वाली बुक्स होती है पर डे के लिए। पढ़ो और वापस से रिटर्न कर दो। तो देन सप्लायर रेसिपिएंट ने बोला भैया बुक दे दो 10 रुपए में। ना ना, बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। कितने का? 200 रुपए। तो यदि सप्लायर ने जो चंपक की बुक जो रेंट पे दी है और उसके बदले 200 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, तो व्हाट इज द कंसिडरेशन? जल्दी बताओ। तो कंसिडरेशन जो आपका होगा वो 200 रुपीज नहीं होगा, वो ओनली 10 रुपीज पर डे होगा।
समझ में आ गई बात एवरीवन? व्हाट इज द कंसिडरेशन? 10 रुपीज पर डे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, शायद सबको पता है, बोले नहीं, पता सबको है। नहीं दे तो मतलब फाड़ दी, अचार ज्यादा डाल दिया, क्योंकि होता ना खाते खाते पढ़ने लग गए आप, तुम्हारा आपने गंदी कर दी, फाड़ दी, पड़ गई, गुम गई, जल गई, वॉट एवर इज देयर। तो इन एनी केस यदि आप रिटर्न नहीं करते हो और रिटर्नेबल है ही नहीं, अब क्या किया जाए? तो वो क्या करेगा? गए हो, क्या गए हो? 200 गए हो, तो 200 रुपए का अमाउंट क्या करता है? फॉरफिट कर लेता है। तो यदि सप्लायर ने 200 रुपए का अमाउंट यदि फॉरफिट कर लिया तब कंसिडरेशन 200 रुपए, अदरवाइज कंसिडरेशन कितना है? 10 रुपीज ही है। मैंने क्या कहा, समझ में आया बेटा? नॉर्मल जो कंसिडरेशन है वो 10 रुपया है बेटा। इधर मुझे आता थोड़ा बहुत, मेरे से पूछ सकती हो। तो कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो 10 रुपीज है, क्योंकि रेंटल कितना है? 10 रुपीज है। 200 रुपया तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब 190 रुपीज। लेकिन यदि सप्लायर ने पूरा का पूरा 200 रुपया या 150 रुपया फॉरफिट कर लिया, बोला रिटर्न नहीं करूंगा क्योंकि तूने किताब फाड़ दी, जला दी, रिटर्न नहीं की, तो यदि सप्लायर उस अमाउंट को यदि फॉरफिट कर लेता है, अप्लाई कर लेता है, तो देन जितना भी अमाउंट अप्लाई किया जाएगा 200 या 150 रुपया, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। अदरवाइज कंसिडरेशन नॉर्मली कितना माना जाएगा? 10 रुपीज, नॉट 200 रुपीज। आई थिंक क्लियर? तुम क्या पूछ रही थी बेटा? अपन 10 रुपए देने क्यों जाएंगे? अपन पागल थोड़ी है, प्रैक्टिकल। तेरी किताब जल गई, अब उसको देने जाऊंगे, भैया 200 रुपए तो तुझे खा रखे, 10 रुपए और ले ले। तो प्रैक्टिकल क्या है? मैंने यही बोला ना कि हम क्लास में जितने ज्यादा गप्पे मारोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, पर किताबें पढ़ना बंद कर दो। मुझे किताबों से नफरत है, ये इंसान को ब्रेनलेस बनाती है। आप इजीली सीए बन सकते हैं, हम इजीली सीएस बन सकते हैं, मजाक है सी और सीएस, लेकिन आपको अपना इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तुम देखो, मैंने प्रोविजो पढ़ाया नहीं, आंसर किसका था? तो ये जब भी अपने एग्जाम्पल पढ़ा था, आंसर किसका था? पूरी क्लास का था। फिर बच्चे क्या बोलते हैं, सर लप्पे नहीं मार सकते। भैया आराम से लप्पे मारो, जितना करना है 100% सही होगा। यदि आप लॉजिकली, यदि आपको प्रोविजन पता है, कभी गलत नहीं होगा। 210 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 रुपीज आप देने कभी जाओगे ही नहीं। नहीं, जब 200 रुपये तेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, प्रैक्टिकली तुमने कभी किताबें रेंट पे नहीं ली थी, तुम्हें पता नहीं। भैया जब तुम 200 रुपया ले रहा है, ये तो वाली बात हो गई कि बड़े गेट से बड़ी बिल्ली जाएगी तो छोटे गेट के लिए, छोटी बिल्ली के लिए अलग गेट बनाओ। जब बड़े गेट से बड़ी बिल्ली चली जाएगी तो उसी गेट से छोटी बिल्ली भी चली जाएगी। तो जब मैंने 200 रुपया दे दिया तो 10-10 रुपये मांगे, भिखारी। क्या क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये प्रैक्टिकली रेंट पे जाके देखना, कोई प्रोजेक्टर रेंट पे लेना, वो बोलते हैं 5,000 रुपया, 500 में अलग से दू, 5,000 दे दिया भिखारी, 500 मिलेगा उसमें से। क्या जब हम आपका 500 रुपए का रेंट बनेगा तो उस समय 4,500 रिटर्न कर देगा। तो वो कैसे भी कर लो, बात वही है। तो 210 कभी नहीं होता, क्योंकि 10 रुपीज आप नेक्स्ट डे देते हो, इमीडिएटली कभी नहीं देते। और वो 10 रुपीज भी नहीं देते, आप डिडक्ट करके ले लेते हो, उसको बोलते हो भैया 190 दे दो। क्या क्या जवाब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सिक्योरिटी का अमाउंट कैसे याद रखना बेटा? सिक्योरिटी का अमाउंट कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अप्लाई नहीं हो, और जितना अमाउंट अप्लाई किया जा रहा है, मतलब फॉरफिट किया जा रहा है, वही कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ये प्रोविजो दिया हुआ है, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ supplies of goods, services or both shall not be consideration as payment made। मतलब इजी लैंग्वेज में बोलूंगी, यदि सप्लायर ने कोई भी सप्लाईज की, उसके रिटर्न में यदि कोई भी सिक्योरिटी का अमाउंट यदि रिसिप्ट होता है, तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कभी भी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे कुछ साल पहले, मुझे भी रिसेंटली पता नहीं, पहले रिलायंस वालों ने अपने फोन दिए थे, तो उन्होंने बोला था कि 1500 रुपए, 1000 रुपए सिक्योरिटी का अमाउंट है, तो यदि वो 1000 रुपए सिक्योरिटी लेते हैं तो सिक्योरिटी का अमाउंट रिफंडेबल है। अपने घर में बहुत बड़ा टेलीफोन कनेक्शन भी लगता है, आपको पता है, तो कुछ अमाउंट रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है, 1000 रुपया, 1500, 500 रुपए, वॉट एवर इज देयर। तो जितना भी रिफंडेबल सिक्योरिटी है वो अमाउंट कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वो सप्लायर्स को फॉरफिट कर ले तब बात अलग है। तब यहां पे क्या लिखा है? अनलेस
द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन। नॉर्मली जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन यदि सप्लायर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को अप्लाई कर लिया तो जितना आपने अप्लाई किया वो माना जाएगा कंसिडरेशन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। कोई कंफ्यूजन? तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, कंसिडरेशन भी पढ़ लिया, बिजनेस भी पढ़ लिया। नाउ वी कम टू अनदर कंसेप्ट, थ्योरेटिकली जनरल पॉइंट है, ओनली जस्ट रीड इट। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ये किस हिसाब से बना हुआ है? ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहले मतलब बिफोर जीएसटी तो बहुत बार लड़ाइयां हो जाती थी कि गुड्स माना जाएगा या सर्विसेज माना जाएगा। तो जब भी लड़ाई होती थी कि गुड्स है या सर्विसेज है तो कहां जाना पड़ता था? कोर्ट। फिर जो कोर्ट बोलता था वही होता था। और कोर्ट का मतलब क्या है? तारीख पे 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 तारीख चलता रहता है केस। बहुत डिले होता है। इवन कोर्ट के अंदर टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेशन या अपील डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैटर डिले होता है प्रैक्टिकली। तो यहां पे लॉ मेकर ने क्या कहा कि जो भी प्रोविजन आपने पढ़े वो तो है ही, यदि फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन हुआ कि ये पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है तो ये पावर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया गुड्स है तो गुड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया सर्विसेज है तो सर्विसेज। जो पावर हमने किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। Section 7 subsection 3 subject to the provision of section 7 subsection 1 that is a supply। section 7 subsection 1a गुड्स है या सर्विसेज है, याद आया? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सप्लाई नहीं है। तो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट द ट्रांजैक्शन दैट आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके क्या स्पेसिफाई कर सकती है? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। और यदि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो डिसीजन किसका फाइनल होगा? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट यदि नोटिफाई करती है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। एक टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट टॉपिक है, वो बीच में अटक जाएगा तो उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।